नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में इन दिनों अधिकारी और जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को लेकर कई तरह की गतिरोध की स्थितियां सामने आ रही हैं। पहले भी प्रदेश में अधिकारियों की कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के मामले सामने आते रहे हैं। अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला प्रकाश में आया है। पिछले दिनों प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून जिले के जिलाधिकारी सविन बंसल के बीच नाराजगी का आलम सार्वजनिक हो गया था और इसी बीच पौड़ी गढ़वाल की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और इंजीनियरों के बीच भी गतिरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा था। इंजीनियरों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी को 2 दिन के भीतर मुकदमा वापस लेने का समय देकर इंजीनियरों ने आईएएस अधिकारी स्वाति भदौरिया को बड़ी चुनौती दे डाली है। जिस अंदाज में इंजीनियर उन पर तीखे आरोप लगा रहे हैं, उससे लगता है आने वाले दिनों में कुछ और ही देखने को मिलेगा। संभवतः ये इस प्रदेश में पहला अवसर होगा जब किसी जिलाधिकारी के खिलाफ इंजीनियरों ने इस प्रकार मोर्चा खोला होगा। और मज़ेदार बात यह है कि आईएएस होने से पहले स्वाति भदौरिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और कर चुकी हैं। वो खुद एक इंजीनियर हैं और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सभी लोगों को अपने प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी निर्णय जनहित को देखते हुए ही लेना चाहिए। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने कम शब्दों में ही एक बड़ी नसीहत दे डाली है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी चमोली से एमडी गढ़वाल मंडल विकास निगम में रहते हुए ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाने वाली पौड़ी की जिलाधिकारी 2012 बैच के आईएएस स्वाति भदौरिया पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा करने और अपमान करने के लिए रील बनाकर उसे फेसबुक पर प्रसारित करने को लेकर आज इंजीनियरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकार से आपदा का माहौल है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, कई जानें जा चुकी हैं। ऐसे में अधिकारियों का और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के बीच का ये टकराव सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो चीज़ें हुई हैं, डीएम पौड़ी ने जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को चाहिए था कि वो इस मामले को प्रॉपर चैनल से लेकर के जाते और अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन के सचिव के थ्रू चीफ सेक्रेटरी तक इस मामले को लेकर के जाते, तो ये ज़्यादा सकारात्मक होता। लेकिन वो जिस प्रकार से इसको शासन में न ले जाकर के अपने संघ में ले गए हैं, इससे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिकरण हो चुका है और अब इसमें टकराव की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, सुलझने की संभावनाएं कम बन रही हैं। क्योंकि अगर आज इंजीनियर्स के साथ इंजीनियर संघ खड़ा हो गया है, कल के दिन आईएएस के साथ आईएएस संघ भी खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जसपुर क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान के बीच स्टेडियम रोडवेज बस अड्डे और भोगपुर डैम के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर तकरार बढ़ गई है। और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल का आरोप है कि वर्तमान विधायक आदेश चौहान स्टेडियम के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि 2014 में मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी थी। और कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जन आक्रोश रैली भी निकाली है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। पूर्व विधायक सिंघल ने इस रैली को विधायक राजनीति रैली बताया है। पूर्व विधायक सिंघल ने जसपुर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की मांग भी की है और मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सिंघल ने वर्तमान विधायक आदेश चौहान को जनता के सामने खुली बहस के लिए चुनौती दे दी है, जिसमें जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम, एडीएम, एसडीएम मुंसियारी और एसडीएम धारचूला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के नामिक धामी गांव और सोबला में आपदा के कारण सड़क बंद हो चुकी है, जहां से कुछ गंभीर व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पिथौरागढ़ से हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एडीएम और एसडीएम मुंसियारी और एसडीएम धारचूला को पहले व्हाट्सएप से मैसेज भेजा था। जवाब नहीं मिलने पर फ़ोन किया, लेकिन तीनों अधिकारियों ने उनका फ़ोन नहीं उठाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
उन्होंने कहा कि सभी विधायकों के साथ ये परेशानी हो रही थी और ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, क्यों नेता के फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, ये अब विषय है। उन्होंने कहा कि 3 साल से लाल फीताशाही हावी हो रही है, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, क्योंकि देहरादून और चमोली के जिलाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था, जिससे लोगों को राहत मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायकगण किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो वो किसी न किसी की सहायता के लिए फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन ना उठाए जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहाँ के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। आप जिलाधिकारी से, अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुंचाएं, लेकिन उनको राहत पहुंचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही, ये बात है। और भी जो चीज़ें चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब विधायकगण जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो किसी अधिकारी को फ़ोन करते तो निश्चित ही वो किसी न किसी की सहायता के लिए फ़ोन कर रहे हो, खासकर आपदा के समय में। ऐसे में फ़ोन नहीं उठाए जाने को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने लाभ के चक्कर में अधिकारियों से इतना मुंह मिला लिया है कि अब सीधे मुख्यमंत्री से बात हो रही तो विधायकों की और मंत्रियों की हैसियत क्या है कि कोई बात कर सके। यूकेडी ने रविवार को टिहरी जनपद के घनसाली में कार्यकर्ता सम्मेलन कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डीडी पंत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। पंत ने कहा कि यूकेडी 2027 तक संगठित होकर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिम्मेदारी सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगी। राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र जोशी ने सरकारों पर भ्रष्टाचार और घनसाली में स्वास्थ्य शिक्षा की बदहाली को लेकर हमला बोला है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यूकेडी की सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, वहीं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाएगा। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने संगठन को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। दो 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए किस तरह से हमको मेहनत करनी है, अभी से समय कम है और मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो यही हम लोग ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अभी से डोर टू डोर कैंपेन करना चालू करो और लोगों को ये उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास बताओ। जो गलती हम लोगों से हल्की सी गलती हुई थी थोड़ा सा, और इस प्रदेश की जनता ने जो 25 साल की सजा हमें दी है वो एकदम ओवरडोज हो गया है और जिसकी जो दुष्परिणाम आ रहे हैं वो प्रदेश की जनता भुगत रही है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत हो गया, एक बार हमें मौका दीजिए ताकि जिस उद्देश्य से हमने प्रदेश बनाया था इसकी बुनियाद जो है हम अपने हाथों से रख सके। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया है। बेरोजगार संघ के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के महज आधे घंटे बाद यानी करीब 11:30 बजे उनके पास पूरा पेपर पहुंच गया था। बेरोजगार संघ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर का मिलान भी किया है और कहा कि पेपर का पूरा सेट पहले ही बाहर आ चुका था, जिसमें कई प्रश्नों का मिलान हुआ है। बेरोजगार संघ ने इसे परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि जब परीक्षा के दौरान ही पूरा पेपर बाहर आ सकता है तो आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी यूकेएसएससी की कई परीक्षाओं पर पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं और इस मामले में एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर संदेह खड़ा कर दिया है। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहाँ तक कि
साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की? देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत कुल्हाल में सरकारी राशन दुकान पर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर खराब गुणवत्ता वाला चावल जिसमें जाले और कीड़े हैं वो बांट रहा था। साथ ही मुफ्त राशन के लिए नमक और दाल खरीदने का दबाव भी डाला जा रहा था, जिससे गरीब परिवार परेशान हो चुके थे। पत्रकारों को ग्रामीणों ने कीड़े जाले युक्त चावल के नमूने भी दिखाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान पर कोई नियमावली या साइन बोर्ड भी नहीं लगा है, जो खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन है। एक ग्रामीण ने कहा कि डीलर कहता है कि नमक दाल नहीं खरीदा तो राशन भी नहीं मिलेगा, हमारे पास अतिरिक्त पैसे कहां से आए। ग्रामीणों ने खाद्य निरीक्षक को शिकायती पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करने की बात कही है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मुफ्त मिलना चाहिए। काशीपुर के अली खान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाला है। न प्रशासन से कोई अनुमति ली है, न पुलिस की जानकारी में ये जुलूस था। भीड़ बढ़ी और बवाल शुरू हो गया, पथराव हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये रही कि पुलिस का तत्पर एक्शन रहा। जैसे ही सूचना मिली, जिले के पुलिस मुखिया के निर्देशों पर एसपी सिटी अभय सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात पर उन्होंने काबू पा लिया है। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला है और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस की इस तेजी का नतीजा ये रहा कि ना तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई और ना ही उद्योग व्यापार पर असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया कि ये उत्तराखंड है, यहाँ कानून का राज है, किसी को भी गुंडा राज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विकासनगर के जीवनगढ़ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक वाहन को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना भयानक था कि वाहन सड़क पर पलट गया है और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विकासनगर से यमुनोत्री की ओर जा रही रोडवेज बस क्षमता से अधिक स्पीड में दौड़ रही थी। इसी दौरान सामने जा रहे विक्रम वाहन को बस ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर की ताकत इतनी जोरदार थी कि विक्रम पलट गया और चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि रोडवेज बस चालक अक्सर क्षमता से अधिक स्पीड में वाहन चलाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बताया भी जा रहा है कि हादसे के समय बस चालक नशे में धुत था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्षमता से अधिक स्पीड से दौड़ रही बस में विक्रम को टक्कर मारी है और विक्रम सड़क पर पलट गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। रुड़की के लग्जर कोतवाली क्षेत्र के केडी कला गांव में रविवार की देर रात अचानक एक खतरनाक मगरमच्छ एक घर में घुस गया। हलचल होने पर पूरा परिवार जाग गया और शोर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसके चलते घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने खतरनाक मगरमच्छ को जाल डालकर पकड़ लिया है। इसके बाद वन विभाग की टीम के द्वारा खतरनाक मगरमच्छ को दूर गंगा नदी में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा राहत की सांस ली गई है। देवभूमि उत्तराखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नानकमत्ता निवासी विप्लव विकास ने अपनी पत्नी प्रिया विश्वास उर्फ प्रिया रस्तोगी को एक शख्स अजय रस्तोगी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से अवैध संबंधों में लिप्त थे। पकड़े जाने पर न केवल धमकी दी गई, बल्कि कानूनी कार्यवाही में फंसाने की चेतावनी भी दी गई है। विप्लव विश्वास का आरोप है कि अजय रस्तोगी शादीशुदा होने के बावजूद
पहले भी कई महिलाओं के साथ संबंध बना चुका है। ऐसे मामलों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि समान नागरिक संहिता और मौजूदा कानून आखिर क्यों बेवफाई और रिश्तों के पतन पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई पति पत्नी के अवैध संबंध पकड़ भी लेता है तो उसके सामने आत्महत्या या कोर्ट कचहरी में बर्बादी के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। देवभूमि, जिसने धर्म और मर्यादा की भूमि माना जाता है, वहां अब कानून की कमजोरी और अवैध रिश्ते सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून सीजन में बरसात ने जमकर प्रदेश में तबाही मचाई है और कई स्थानों पर गांव के गांव नक्शे से गायब हो चुके हैं, तो वहीं कई गांव खतरे की जद में आ चुके हैं। ऐसे में अब ग्रामीण सरकार से पुनर्वास करने की मांग की जा रही है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि सरकार अपने किसी भी निवासी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती है। ऐसे में जल्द ही भूवैज्ञानिकों से ऐसे इलाकों का परीक्षण कराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर विस्थापित भी किया जाएगा। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार कुल मिलाकर 11 टीमों की भागीदारी रहेगी। महिला प्रतियोगिता 23 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि पुरुष खिलाड़ियों की प्रतियोगिता 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खेले जाने का कार्यक्रम रखा गया है। आईपीएल में अपना दमखम दिखा चुके आकाश मधवाल को टिहरी टाइटंस की कमान सौंपी गई है और इस अवसर पर आकाश मधवाल ने कहा कि इस प्रकार का मंच प्रदान करने के लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं उत्तराखंड के नौजवान खिलाड़ियों के विकास के लिए बेहद अहम है और इससे प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका भी मिलता है। वहीं इस बार प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन का मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर बहुत अच्छी टीम है हमारी, ड्राफ्ट में हमने बहुत अच्छा किया है। लाइक जितने भी सीनियर प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे पास, और जितने गन प्लेयर हैं, यंग प्लेयर्स हैं 19 और अनकैप, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक्सपीरियंस यही है कि सर नई टीम है और जैसे हमारी टीम है, मैं अपनी टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक तो देख ही रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली हम फाइनल पे भी जाएंगे और बहुत अच्छी टीम है। परफॉर्मेंस बाकी देखेंगे सर कैसा रहेगा टूर्नामेंट। बात करेंगे दिनेशपुर की, जहां शारदीय नवरात्र के दुर्गा पूजा की केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजन की शुरुआत हो चुकी है और तिथि लग्न अनुसार सुबह 5 बजे फलदार केले का पेड़ की पंडित के द्वारा पूजा अर्चना करने के साथ केले के पेड़ को काटा गया है। इस तरह से 7 स्थानों में दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के दुर्गा माँ के भक्तों के द्वारा केले के पेड़ को काटा गया है और केले का फल लाकर मंदिर में रखा गया है। इसी केले के फल को दुर्गा माँ की पूजा के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि दुर्गा पूजा की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 दिनेशपुर कमेटी ने केला काटने से नवरात्रि का शुभारंभ किया गया है। 7 दिवसीय यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भंडारा होगा और भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारी कमेटी पूर्व में जो काम उत्सव हुए हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उत्सव में जो प्रति रात्रि संध्या 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमने इस बार विशेष पश्चिम बंगाल, झारखंड और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से कलाकार आमंत्रित किए हैं। प्रतिदिन यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।